हाँ, हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में किस प्रकार से गैसों का एक्सचेंज होता है हमारे फेफड़ों में और ब्लड में, और किस प्रकार से ऑक्सीजन है वो कैरी की जाती है और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। ये दो चीज़ें हम देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो गैसों का एक्सचेंज है वो लंग्स में उपस्थित जो एल्वियोलाई है वहाँ होता है। इंस्पायरेशन द्वारा जो बाहर की हवा है वो फेफड़ों तक जाती है, वायु कूपिकाओं तक जाती है, और वहाँ पर जो उपस्थित ब्लड कैपिलरी हैं उसमें ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होके ब्लड में चली जाती है। ब्लड में जो CO2 है वो डिफ्यूज होकर के विसरित होकर के कूपिकाओं में आ जाती है। इसी को हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज या विनिमय कहते हैं। लेकिन ये एक दबाव के कारण होता है। कैसे होता है चलो देखते हैं। वायु कूपिकाओं में वायु भर जाने के बाद श्वसन क्रिया में दूसरा चरण प्रारंभ होता है। इसमें विसरण द्वारा एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पल्मोनरी ब्लड में विसरण तथा पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड से एल्वियोलाई में CO2 का विसरण होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बता दी कि एल्वियोलाई से CO2 का विसरण पल्मोनरी जो कैपिलरी ब्लड है उसमें जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो है इसमें आती है, मतलब वायु कूपिका से ब्लड में आती है। इस डिफ्यूजन को गैसों का विनिमय कहते हैं। एक ब्रोंकियोल की एल्वियोलर डक्ट तथा उस पर लगी हुई एल्वियोलाई एक श्वसन इकाई बनाती हैं। यानी एक जो ब्रोंकियोल होती है उस पे जो एल्वियोलर डक्ट होती है वायु कूपिका नली का, उस पर बहुत सारी एल्वियोलाई लगी हुई होती हैं, तो वो एक रेस्पायरेटरी यूनिट होती है, एक श्वसन इकाई होती है। वायु कूपिका का मतलब एल्वियोलाई इस नली का अंतिम छोर होता है, और इस एल्वियोलाइज पे क्या पाई जाती हैं, रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है, पूरा का पूरा एक जाल होता है। एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई तथा ब्लड कैपिलरी वाल मिलकर एक श्वसन झिल्ली का निर्माण करते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती हैं और इस श्वसन झिल्ली में 6 स्तर होते हैं। यानी दोनों जो परतें होती हैं किस किस की, जो एल्वियोलाई है उसके एपिथेलियम तथा ब्लड जो कैपिलरी है वाल है जिसके एंडोथीलियम मिलकर के एक झिल्ली बनाती हैं। 6 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं वो डिस्कस करते हैं। इन 6 लेयर को पार करके ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ से नंबर 1 तरल स्तर फ्लूइड स्तर, यानी वायु जो कूपिका है उसमें जो है वो लिक्विड है होता है, वो म्यूकस पाया जाता है, उसको पार करके ऑक्सीजन जाती है। नंबर 2 है कूपिका उपकला यानी एल्वियोलाई एपिथीलियम। ये 2 नंबर की जो है ये होती है एल्वियोलाई की एपिथीलियल मेम्ब्रेन एपिथीलियल लेयर, राइट। फिर 3 नंबर की है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई। ये जो है ये इसकी आधारी झिल्ली होती है 3 नंबर वायु कूपिका की। तो 3 परतें वायु कूपिका की हो गई। फिर ये जो जगह बचती है बीच में खाली स्थान होता है इसको बोलते हैं अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस। ये होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। और फिर 5 नंबर पे होता है कैपिलरी बेसमेंट, कैपिलरी की आधार झिल्ली जो ब्लड कैपिलरी है उसकी आधार झिल्ली। 5 नंबर जो होता है वो एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी होती है। 6 नंबर एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, और 7 नंबर है कैपिलरी की केविटी। तो ये कुल मिला के 7 जो है 6 लेयर है मेनली, कि यहाँ से ऑक्सीजन है वो इधर जाएगी और CO2 है वो इधर आएगी। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का जो है आदान प्रदान ब्लड में होगा, यहाँ पे ब्लड है इधर, और इधर जो है ब्लड से CO2 है वो इधर जाएगी और ऑक्सीजन इधर जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहलाता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब ये होता कैसे है, गैसों के आंशिक दाब होता है अलग अलग गैसों का वायुमंडल में, उस दाब के कारण उस प्रेशर के कारण ही गैसों का आदान प्रदान होता है। माना वायु में 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो मिश्रण का जो कुल दाब है वो 760 mmHg है। अर्थात जो वायुमंडलीय दाब है वो है 760 mmHg, ये प्रेशर लग रहा है। अब इसके ऊपर हम नाइट्रोजन का प्रेशर निकालते हैं तो ये लगभग बनता है 600 mmHg। नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर है वायुमंडल में वो ये 16 mmHg कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे ये mg गलत है, ये सॉरी जो ये है इसको कहेंगे mmHg, मिलीमीटर। जो पारा है वो पारा कितनी मिलीमीटर ऊपर चढ़ सकता है वो प्रेशर क्रिएट किया जाता है।
तो ये नाइट्रोजन का होता है। इसी प्रकार जो ऑक्सीजन है वो 21% होती है, और 21% होने के कारण इसका जो प्रेशर होता है वो लगभग होता है 159 पॉइंट समथिंग, यानी हम इसको 160 mmHg लिख सकते हैं। 159 पॉइंट कुछ होता है ये। CO2 जो होता है PCO2 वो होता है 0.3 mmHg, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में होती है। तो निश्वसन के समय ये वायु एल्वियोलाई में पहुंचती है, मतलब इंस्पायरेशन के समय जो वायु है वो एल्वियोलाई में पहुंचती है, जहां PO2 कुछ कम हो जाता है। यानी पहले 160 था, अब ये एल्वियोलाई में PO2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हो जाता है कम, क्योंकि उसमें अन्य गैसें भी हैं। ये बन जाता है 104 mmHg, क्योंकि फेफड़ों में अन्य गैसें भी होती हैं। एल्वियोलाई में जो CO2 है वो बढ़ जाता है, बाहर तो होता है 0.3 mmHg और अंदर हो जाता है 40 mmHg। एल्वियोलाई की ब्लड कैपिलरी में आने वाले अशुद्ध रक्त में PO2 जो है वो होता है 40 mmHg। तो देखिए ऑक्सीजन है वो भी 40 होता है, CO2 भी 40 होता है, लेकिन ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा होता है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है। इस प्रकार एल्वियोलाई में उपस्थित PO2 तथा ब्लड में उपस्थित PO2 के आंशिक दाब में अंतर होता है। यानी वो 100 कितना था, 104 था, और ये हो गया 40, तो लगभग 64 mmHg का अंतर आ जाता है। 64 mmHg का डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस के कारण ही एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, अर्थात विसरित हो जाती है। यहाँ अशुद्ध रक्त में PCO2 कितना होता है, 45 mmHg होता है अशुद्ध रक्त में, 45 mmHg, और एल्वियोलाई में होता है 40 mmHg। अतः PCO2 में 5 mmHg का अंतर होने के कारण CO2 रुधिर से वायु कूपिका यानी एल्वियोलाई में चला जाता है, और वहाँ से हवा के द्वारा बाहर CO2 है वो निकल जाती है। तो ये जो अंतर है वो इस प्रकार से होता है। अब इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा जो है वो है 760 mmHg, और ये नाइट्रोजन 600 mmHg, ऑक्सीजन है 159 mmHg, जैसे मैंने बताया 160, और ये हो गया CO2 0.03 mmHg। अब क्या होता है यहाँ पे, ये वायु कूपिका है, जैसे ही इसमें हवा बाहर से आएगी, बाहर से आने पे जो ऑक्सीजन है अंदर वो हो जाएगी 107। CO2 यहाँ पे बाहर कम है 0.03 mmHg है, अंदर जाते ही 40 mmHg, यानी यहाँ बढ़ जाती है क्योंकि अन्य गैसें भी हैं। अब यहाँ प्रेशर है, ये जो ब्लड है ये आ रही है एल्वियोलर पल्मोनरी आर्टरी, ये अशुद्ध रक्त लेके जा रही है फेफड़ों में। तो यहाँ पे CO2 का प्रेशर जो है वो है 45 mmHg, और ऑक्सीजन का जो है वो है 40 mmHg जो लिखा हुआ है। इस अंतर के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और CO2 है वो इस एल्वियोलाई में चली जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगी, यहाँ पे प्रेशर जो है ये हो जाता है लगभग 95 mmHg, यानी और भी कम हो जाता है। और यहाँ पे ये अंतर है, ये CO2 होती है 40 mmHg, ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होते हुए हमारे टिश्यू में जाती है। टिश्यू में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, आंशिक प्रेशर होता है वो होता है 40 mmHg, तो ये डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन। और टिश्यू के अंदर CO2 है 45 mmHg होती है, यहाँ 40 होता है, तो CO2 वापस ब्लड में आ जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। तो ये इस प्रकार से जो आंशिक दाब है उसके कारण गैसों का आदान प्रदान होता है, और ऑक्सीजन है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन द्वारा कैरी की जाती है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड द्वारा होता है, लगभग 97% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर फेफड़ों से ऊतकों तक ट्रांसपोर्ट होती है, और बची हुई 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में जो घुलित अवस्था में ट्रांसपोर्ट होती है। प्लाज्मा जो ब्लड में होता है जिसमें पानी होता है उसके द्वारा ये कैरी होती है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का हीम भाग मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। जब फेफड़ों में PO2 अधिक होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। PO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, वहाँ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी ज़्यादा होने पे तो जुड़ जाती है और कम होने पे हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। तो ये एक फिनोमेनन है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में वियोजन वक्र, ब्लड में जैसे जैसे PO2 बढ़ता है हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन की दर बढ़ती है, और PO2 के घटने के साथ डिसोसिएशन रेट बढ़ जाती है अलग होने की। सामान्यतः शुद्ध रक्त में PO2 लगभग 95% होती है। मनुष्य में प्रत्येक 100 ml ब्लड द्वारा लगभग 20 ml ऑक्सीजन लेके जाई जाती है। 100 ml ब्लड द्वारा 20 ml ऑक्सीजन है वो कैरी की जाती है।
और ब्लड में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पिगमेंट जो होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में होता है, इसके अंदर आयरन होता है और ये रेड कलर का होता है। हीमोसाइनिन है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, उसमें कॉपर पिगमेंट होता है, ये ब्लू कलर का होता है। हीमो इरिथ्रीन है वो भी ब्लड सेल्स में होता है, उसमें भी आयरन होता है, वो भी रेड कलर का होता है। क्लोरोक्रोनिन जो है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, इसमें भी कॉपर पाया जाता है, ये ग्रीन कलर का होता है। पिन्नाग्लोबिन जो है वो भी प्लाज्मा में पाया जाता है, इसमें मैग्नीज होता है और ये ब्राउन कलर का होता है, हल्का ब्राउन। तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है ह्यूमन बींग्स में, मेमल्स में जनरली हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल हैं, वो 8 ऑक्सीजन के परमाणु को कैरी करते हैं, यानी 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने वियोजित होने पर लोहा हमेशा ही फेरस अवस्था में रहता है। तो देखो ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर है और इस जो लोहा आयरन है और ऑक्सीजन है उसके मध्य क्या पाई जाती है, एक प्रकार का फिजिकल बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके अंदर क्या होती है, 4 पिरोल रिंग होती है, इनको पिरोल रिंग कहते हैं। तो 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 पिरोल रिंग हो गई। ये आपस में जो हैं ये Fe के द्वारा जुड़ी रहती हैं, फेरस Fe++ जो है इस आयन के द्वारा जुड़ी रहती हैं आपस में। और इसी के साथ ग्लोबिन प्रोटीन भी जुड़ी रहती है। ग्लोबिन प्रोटीन है वो जो है इमिडाजोल है बेसिकली उसके साथ यहाँ पे अटैच होती है। Fe से इमिडाजोल नामक उससे जुड़ी रहती है। इमिडाजोल नाइट्रोजन जो है वो कैरी करता है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन इससे अटैच होगी, यहाँ पे जो ग्लोबिन जुड़ रही है उसके साथ फेरस के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है वो जुड़ जाता है। तो ये इमिडा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी ये फिजिकल बॉन्डिंग हट जाएगी, ऑक्सीजन वहाँ से हट जाती है। तो यानी ये जो बॉन्डिंग है ये एक प्रकार की फिजिकल बॉन्डिंग है, कोवालेंट या आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को 4 कारक दाईं ओर विस्थापित करते हैं और इसी कौन कौन से कारक होते हैं दाईं ओर विस्थापित करते हैं इसको एक साइंटिस्ट थे बोहर, उन्होंने समझाया था, इसलिए इसको बोहर इफेक्ट भी कहते हैं। पहला है CO2 की सांद्रता में वृद्धि। CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी। ब्लड का टेम्परेचर बढ़ेगा, फटाफट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी, यानी जुड़ेगी भी नहीं। pH में कमी आ जाएगी या हाइड्रोजन आयन परसेंटेज में वृद्धि हो जाएगी, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा तो भी ऑक्सीजन हट जाएगी। और एक चौथा जो है वो है 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट, इसकी यदि वृद्धि हो जाती है तो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो है वो दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से हट जाती है। इसलिए अपन कहते हैं कि हमारे शरीर में जैसे एसिडिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, चक्कर आएंगे। यदि गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी। और CO2 की जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी तो भी ऑक्सीजन कैरी नहीं होती है। तो ये 4 कारण मेन होते हैं। ब्लड CO2 और H+ आयन में परिवर्तन वियोजन वक्र को विस्थापित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर यह वक्र दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि सामान्य की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मुक्त हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कम है वो बाइंड होती है, कम है वो जुड़ती है। CO2 की आंशिक दाब के जो प्रभाव की खोज है सबसे पहले क्रिस्टन बोहर ने की थी और उसी के नाम पे इस जो फिनोमेनन है इसको हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए ये बोहर इफेक्ट ने समझाया था इस ग्राफ के द्वारा। बोहर इफेक्ट कहता है कि यदि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये है और ये सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन की दर, लेकिन यदि हम CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की प्रेशर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और यदि CO2 कम होगा तो कम ऑक्सीजन भी फटाफट है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, यानी हीमोग्लोबिन को सेचुरेटेड कर देगी। तो देखिए प्रेशर यहाँ पे हम देखते हैं इस ग्राफ के द्वारा कि PCO2 यहाँ पे 20 mmHg है, तो ये ग्राफ होता है। जैसे जैसे PCO2 बढ़ता है 40 है तो ग्राफ दाईं तरफ विस्थापित हो रहा है। PCO2 80 mg है तो ग्राफ है
और अधिक दाईं तरफ है वो विस्थापित हो जाता है। यानी पहले ये ग्राफ है ये इस प्रकार से होता है, लेकिन जैसे ही CO2 की सांद्रता बढ़ती है फिर और ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो फिर और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी ग्राफ है वो दाईं तरफ विस्थापित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ज़्यादा CO2 होती है वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी हीमोग्लोबिन से बाइंड होने के लिए, अदरवाइज हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेटेड नहीं होगा, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी। इसको हम कहते हैं जो है क्रिस्टन बोहर इफेक्ट कहलाता है ये। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करें, CO2 का परिवहन ब्लड द्वारा होता है। CO2 का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। पहला है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, दूसरा है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, और तीसरा है जो प्लाज्मा है उसमें भौतिक विलयन के रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो होता है 70%, बेसिकली ये जो है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है उसके साथ RBC के में क्रिया करके बाइकार्बोनेट बनाते हैं, और वहाँ से 70% जो है CO2 है वो इस रूप में होती है। दूसरा होता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, लगभग 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड के साथ जुड़ करके और कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, उसके साथ ट्रांसपोर्ट होता है। बहुत कम जो है वो प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि जो H2CO3 बनने के कारण जो ब्लड है उसका जो है pH वो कम हो सकता है, और pH कम होने पे हमें पता है कि ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी, इसलिए बहुत कम मात्रा में 7% मात्रा में ही कार्बनिक एसिड के रूप में प्लाज्मा के रूप में जो है CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। यदि हमारे रुधिर द्वारा संपूर्ण CO2 का परिवहन कार्बोनिक अम्ल के रूप में किया जाए तो रुधिर का pH 7.4 से घट के और कितना हो जाता है 4.5 रहता है। हमारे ब्लड का जो pH है वो 7.34 है, ये pH होता है, यानी जो है स्लाइटली क्या होता है, ये बेसिक होता है, क्षार ये होता है। इसको 7.34 है, शॉर्ट में हम 7.4 लिख देते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट 7.34 से लेके 7.40 तक होता रहता है, ये मतलब वेरी करता है। तो ये इससे बचने के लिए हमारे जो RBC होती है उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, जो H2O है जल है वो CO2 के साथ क्रिया करता है और ये बनाता है H2CO3। H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड क्या होता है, टूट जाता है H+ आयन में, और H+ आयन के साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन में, और ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है ये बाइकार्बोनेट आयन RBC बाहर ट्रांसफ़र होते हैं, और इनका स्थान लेने के लिए क्लोराइड आयन है वो RBC में चले जाते हैं, इसको कहते हैं क्लोराइड विस्थापन। और ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर जो है सोडियम या पोटेशियम के साथ क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है वो बनाएंगे, और उनका ट्रांसफ़र होगा ताकि pH पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो देखिए ये लिखा हुआ, कुछ जो बाइकार्बोनेट आयन है हीमोग्लोबिन के पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट से क्रिया करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन से क्रिया कर ली, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना ली, और कुछ जो है ये प्लाज्मा में आकर के और पोटेशियम से क्रिया कर लेते हैं। RBC से बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में तथा प्लाज्मा से क्लोराइड आयन जो होते हैं वो RBC में प्रवेश करते हैं। देखिए बाइकार्बोनेट आयन नेगेटिवली चार्ज हैं, ये जो RBC है इससे यदि बाहर आते हैं तो बाहर नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव यानी अंदर का माध्यम एसिडिक हो सकता है, इसलिए इस RBC के एनवायरनमेंट को बफर रखने के लिए अंदर है वो क्लोराइन आयन है वो प्रवेश कर जाते हैं नेगेटिवली चार्ज, ताकि अंदर भी pH वो कम नहीं हो, नेगेटिवली चार्ज बराबर हो तो यानी न्यूट्रल हो। इसे ही हम कहते हैं क्लोराइड विस्थापन। आयनों के इस पारस्परिक आदान प्रदान को क्लोराइड शिफ्ट या क्लोराइड विस्थापन कहते हैं, और ये घटना कहलाती है हैम्बर्गर फिनोमेनन। एक साइंटिस्ट थे हैम्बर्गर, उन्होंने ये चीज़ बताई थी, इसलिए इसे हम हैम्बर्गर फिनोमेनन कहते हैं। हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं क्योंकि ये अम्ल क्षार बफर बनाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक शक्तिशाली एसिड बेस बफर सिस्टम की तरह कार्य करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक बफर होता है एसिड बेस, यानी इसमें कितना ही H+ आयन जुड़ जाए ये pH को परिवर्तित नहीं करता है, एसिडिक माध्यम नहीं होता है। बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में विसरित होती है और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन RBC में पहुंच जाते हैं।
तो एक तो ये तरीका है। दूसरा होता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। CO2 ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाती हैं। तो देखिए ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, और इसके साथ ये NH2 ग्रुप के साथ जुड़ के ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो कि एक अस्थायी यौगिक होता है, उसके साथ जुड़ जाती है। और जैसे ही CO2 की कमी होने पे ये एल्वियोलाई से आसानी से विमुक्त हो जाती है, क्योंकि एल्वियोलाई में CO2 का प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पे ये रिलीज हो जाती है। तो ये हो गया आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में। ओके, ये जो ग्राफ है वो दिखा रखा है कि जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जो है CO2 इन ब्लड में कितना है, कितने % है, और उसका प्रेशर कितना है, उस आधार पे ही ये ग्राफ है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg है यहाँ पे, और तो लगभग ये ब्लड में 50% CO2 है, और PO2 यदि आप 100 mmHg करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर कितना है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके, हेल्डन प्रभाव। इस प्रकार हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजनेशन के विपरीत होने वाली क्रिया को हेल्डन प्रभाव कहते हैं। फेफड़ों में RBC से क्लोराइड एंड बाहर प्लाज्मा में निकल आते हैं, तब बाइकार्बोनेट पुनः अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो ये वापस जो हैम्बर्गर फिनोमेनन है, क्लोराइड शिफ्ट है, उसकी उल्टी क्रिया है, उसको हम हेल्डन इफेक्ट कहते हैं। कि जैसे ही जो RBC से CO2 बाहर आई थी, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बाहर आए थे और क्लोराइड अंदर आए थे, लेकिन कुछ समय बाद में जब ये एल्वियोलाई में ब्लड में आते हैं, उस सिचुएशन में क्लोराइड आयन तो बाहर चले जाते हैं और बाइकार्बोनेट आयन पुनः वापस अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके ये उससे कार्बोनिक एनाहाइड्रेज की प्रेजेंस में, और ये वापस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, और जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनेगा वो टूट जाता है, और टूट के CO2 जो है वो मुक्त हो जाती है, और CO2 है वो बाहर रिलीज हो जाती है। तो ये जो क्रिया कहलाती है, ये कहलाती है हेल्डन इफेक्ट। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजनेशन के विपरीत होने वाली क्रिया, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो उसके साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पे टूट रही है, टूट करके बाहर आ रही है। उस सिचुएशन में फेफड़ों में RBC जो होती है ब्लड सेल्स के अंदर, वहाँ क्लोराइड आयन तो बाहर आ जाता है प्लाज्मा में, और जो बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में था वो पुनः वापस अंदर प्रवेश कर जाता है। इस क्रिया को कहते हैं हेल्डन इफेक्ट। आज के लिए इतना ही। बाकी बचा हुआ जो है इसका जो नियंत्रण है श्वसन का, और जो हमारे फेफड़ों की लंग कैपेसिटी क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।